हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर यूनिवर्स एंड अ वेरी गुड इवनिंग। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र पांडे लेकर हाजिर हुआ हूं 31 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, जैसे आज यानी कि जो 31 जुलाई है, ये जुलाई महीने का अंत है। तो डेफिनेटली आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि हम लोग आपके लिए जो है महीने का पूरा करंट अफेयर्स लाएं। तो आप लोग बिल्कुल भी वरी मत कीजिए, हम लोग जो है पूरे महीने का करंट अफेयर्स आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे 2-3 दिनों के अंदर। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल से, और जी हाँ, कहीं भी मत जाइए। इस वीडियो में हम लोग आज आप लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। लगभग हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे। कितने? तो लगभग हम लोग जो है 10 क्वेश्चंस करेंगे, और लगभग उतने ही है हम लोग वन लाइनर्स भी करेंगे, जो कि हम लोग बेसिकली टॉप न्यूज ऑफ द डे भी बोलते हैं, जहां पे हमारे को वी डोंट रिक्वायर एनी स्पेशल डिस्कशन। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर शो का 31 जुलाई 2020 का। किससे? तो अपना वन लाइनर्स ऑफ द डे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जी हाँ, मेरे यूट्यूब वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में, अपने रिलेटिव्स के साथ, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को जो है हमारा जो डेली वीडियो है सबसे पहले मिले। ओके, तो ये रहा बेल आइकन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला वन लाइनर क्या है कि फिल्म डिवीजन पेज डॉक्यूमेंट्री ट्रिब्यूट टू मुंशी प्रेमचंद एंड मोहम्मद रफी। तो जो फिल्म डिवीजन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। तो फिल्म डिवीजन जो है आज किनको, दो लोगों को डॉक्यूमेंट्री ट्रिब्यूट दे रहा है। किनको किनको? तो पहले तो है आपका मुंशी प्रेमचंद, जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं। और मोहम्मद रफी, इन्हें तो कौन नहीं जानता, इन्हें भी सब कोई जानता है। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद पे जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं वो उनका नाम है पीसी शर्मा, और आज जो है इनकी 100 कितना 140th बर्थ एनिवर्सरी है। किनका? तो मुंशी प्रेमचंद जी का। और मोहम्मद रफी, इनका जो है आज 40th डेथ एनिवर्सरी है। तो ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्री जो है बनाए गए हैं फिल्म डिवीजन द्वारा। और जो मोहम्मद रफी पे जिन्होंने बनाया है डॉक्यूमेंट्री, उनका नाम है कुलदीप सिन्हा। क्या नाम है? कुलदीप सिन्हा। और मुंशी प्रेमचंद पे पीसी शर्मा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है पद्मश्री सोनम शेरिंग लेप्चा पासेस अवे एट 92। सो 92 साल की उम्र में सोनम शेरिंग लेप्चा, जिनको कि पद्मश्री से सम्मानित किए गया, ये रहे। तो ये जो है इनका आज निधन हो गया 92 वर्ष की उम्र में। और जो सोनम शेरिंग लेप्चा थे, ये लेप्चा कल्चर को जो है अपने फोक सिंगिंग के द्वारा काफी इन्होंने जो है काफी प्रमोट किया। किसके द्वारा? फोक सिंगिंग के द्वारा। ये एसेंशियली फोक सिंगर थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। मराठा कम्युनिटी नॉट इंटाइटेड फॉर ईडब्ल्यूएस कोटा इन स्टेट सेज महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो मराठा कम्युनिटी जिसको कि 10% का जो है रिजर्वेशन प्राप्त है, तो महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कोटा है उसमें 10% जो रिजर्वेशन है उसका फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में आते हैं। लेकिन हाँ, ये यूनियन लिस्ट के इसमें जो है ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है, तो वहां पे ये ईडब्ल्यूएस का फायदा उठा सकते हैं किसी भी जॉब या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दाखिला पाने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र में ये लोग जो है ईडब्ल्यूएस कोटा का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी जॉब या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपना दाखिला पाने के लिए। ठीक है, कौन? तो मराठा कम्युनिटी। ओके, आगे आगे है हमारा 8 कोर इंडस्ट्रीज आउटपुट श्रिंक 15% इन जून 2020। तो दोस्तों, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी बोलते हैं, और जो कि इंडियन आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि आईआईपी, किसमें? तो आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना लगभग कंस्टिट्यूट करते हैं ये? तो ये करते हैं 40.27। कितना? तो 40.27 जो है ये कंस्टिट्यूट करते हैं। तो इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? कोर सेक्टर बोलते हैं। और टोटल कोर सेक्टर कितने हैं? तो टोटल कोर सेक्टर हैं कितने? तो टोटल कोर सेक्टर 8 हैं। कितने? तो 8। तो उनके नाम हम जान लेते हैं कौन कौन है। तो उनके नाम है आपका सबसे पहला कोल, दूसरा क्रूड ऑयल, तीसरा नेचुरल गैस, चौथा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फिर आपका है स्टील, फिर सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर। और ये जो कोर सेक्टर्स हैं ये मई के महीने में कितना लगभग 22% डिक्लाइन हुए थे, लेकिन ये जो है अब सुधर के कितना हो गया है? लगभग 15% का डिक्लाइन हुआ है जून में। ठीक है, तो ये हालत थोड़े से सुधरे हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। हार्दिक सतीश चंद्र शाह अपॉइंटेड प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम नरेंद्र मोदी। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो आपका हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। तो ये रहे आपके हार्दिक सतीश चंद्र शाह। और ये जो है
राजीव टोपनो को रिप्लेस करेंगे। किनको रिप्लेस करेंगे? राजीव टोपनो को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहां पे ये हमारे वन लाइनर्स ऑफ द डे समाप्त होते हैं और अब किसकी तरफ बढ़ेंगे? तो अब बढ़ेंगे करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को अगर वीडियो से नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, जो कि हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में डालते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग मेरे करंट अफेयर्स यूनिवर्स पेज को जो है फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर्स के। ओके, तो क्या है पहला? विच स्टेट्स प्रपोजल ऑफ 3 कैपिटल्स गॉट एक्सेंट फ्रॉम इट्स गवर्नर? तो किस राज्य के 3 राजधानियों के प्रस्ताव को उसके राज्यपाल से स्वीकृति मिली? तो कौन है ये? करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, आंध्र प्रदेश। कौन है करेक्ट ऑप्शन? तो बी, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आपके विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। और आपके मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी। कौन है? तो वाई एस जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, अब इस स्टेट के कौन कौन से 3 कैपिटल होंगे तो यहां देख लीजिए। तो सबसे पहला कैपिटल होगा आपका विशाखापट्टनम, जो कि कहलाएगा एग्जीक्यूटिव कैपिटल। दूसरा होगा अमरावती, जो कि कहलाएगा आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल। और तीसरा होगा कर्नूल, जो कहलाएगा जुडिशियल कैपिटल। तो यहां देख लीजिए, ये रहा आपका विशाखापट्टनम। ये हम देख रहे हैं किसका मैप है? आंध्र प्रदेश का मैप है। ये रहा आपका विशाखापट्टनम, फिर ये रहा आपका अमरावती। ठीक है, और लास्ट में आपका कर्नूल का है, ये रहा आपका कर्नूल। ठीक है, तो ये विशाखापट्टनम हो गया एग्जीक्यूटिव, अमरावती लेजिस्लेटिव और आपका कर्नूल हो गया जुडिशियल। ओके, और इस बिल का नाम क्या है जिसके तहत ये हुआ है? ये आपका आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स बिल, और ये 2005 में ही ये बिल आया था। ठीक है, अब क्या हुआ है? तो इस बिल को विश्वभूषण हरिचंदन जो गवर्नर है उन्होंने क्या दे दी है? इसको अपनी स्वीकृति दे दी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि विच CAPF has become the first to have supplies from KVIC। तो आप लोग जो है CAPF के बारे में जानते हैं, इसका मतलब क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। और KVIC का मतलब क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC। ठीक है, तो क्या है? कौन KVIC से आपूर्ति करने वाला पहला CAPF देश बन गया है? पर देश नहीं, CAPF बन गया है। ओके, तो आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। कौन? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ठीक है, अब KVIC जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो KVIC की स्थापना हुई थी कब? तो 1956 में। और इसके चेयरमैन कौन है KVIC के? तो इसके चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। कौन है इसके चेयरमैन KVIC के? विनय कुमार सक्सेना। ओके, अब यहां पे हमने 4 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो हैं ऑप्शन में दिए हैं। तो इनकी स्थापना कब हुई और इनके डायरेक्टर जनरल कौन है ये भी हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहां देखिए मैंने ये टेबल के फॉर्म में दिया है। तो BSF जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965। कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965। और डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डायरेक्टर जनरल है आपके SS देसवाल। फिर ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को ही। इसके हैं डायरेक्टर जनरल SS देसवाल ही हैं। तो SS देसवाल, ITBP और BSF दोनों के ही डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं CRPF पे। तो CRPF जो है ये 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना हुई थी और डायरेक्टर जनरल हैं आपके AP माहेश्वरी। और आपका लास्ट है सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को और इसके डायरेक्टर जनरल हैं कुमार राजेश चंद्र। ओके, अब यहां पे दोस्तों मैं बता दूं कि CRPF जो है ये जो है सबसे बड़ी आपकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है। कौन? तो CRPF। ठीक है, और आपको यहां पे ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि CRPF की कमांडो बटालियन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोबरा। क्या बोलते हैं? कोबरा। तो कोबरा जो है किनके कमांडो फोर्सेस हैं? तो आपके किनके? तो आपका जो है CRPF के। और जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो भी किसकी है? CRPF की। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है अंडर हुज प्रेसिडेंसी द 6th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड। तो किसकी अध्यक्षता में 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की बैठक आयोजित की गई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि 2020 में जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? रशिया। और इसकी प्रेसिडेंसी में 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की बैठक हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के
थ्रू। ठीक है, अब जब ब्रिक्स की बात उठी है तो हमें ब्रिक्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। 5 देशों का समूह कौन सा है? तो पांचों देशों का जो इनिशियल लेटर है वही इसका नाम है। सो बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्या है आपका? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्रिक्स आने से पहले यानी 2010 से पहले, कब से? तो 2010 से पहले ब्रिक्स जो है केवल ब्रिक कहलाया जाता था। क्या कहलाता था? केवल ब्रिक। तो साउथ अफ्रीका इसका हिस्सा नहीं था, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका को भी क्या किया गया? इसका हिस्सा बनाया गया। और ये जो है ब्रिक्स नेशन, ये G20 के भी मेंबर हैं। किसके हैं? G20 के भी मेंबर हैं, जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज का क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर्स का बॉडी है। किसका है? फाइनेंस मिनिस्टर्स का, इमर्जिंग इकोनॉमीज का ये बॉडी है। तो कौन सा? G20। ठीक है, अब जब ब्रिक्स की बात हुई है तो यहां देख लीजिए, ब्रिक्स जो है ये टर्म किसने कॉइन किया था? सो ब्रिक्स जो टर्म है ये 2001 में जो है इस टर्म को कॉइन किया था जिम ओ नील ने, जो उस समय गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर थे। कौन? तो जिम ओ नील। ठीक है, उन्होंने अपनी किताब बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स में जो है ये मेंशन किया था। लेकिन एक्चुअली में जिसने ब्रिक कॉइन किया था उनका नाम है रूपा पुरुषोत्तमन। क्या नाम है? रूपा पुरुषोत्तमन। और ये जो है ये रिसर्चर थी, जो कि इसमें रिपोर्ट में इन्होंने सहयोग दिया था और इन्होंने एक्चुअल में ब्रिक कॉइन किया था। ओके, और 2009 में पहली ब्रिक की मीटिंग हुई थी। कहां पे? येकातेरिनबर्ग, आपका रशिया में। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। 2019 में 11वीं ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। कहां पे? तो आपका ब्राजील में। और 2020 में 12वां ब्रिक्स समिट कौन करेगा? तो रशिया में आयोजित होगा। ठीक है, अब जब ब्रिक्स की बात उठी है तो हम ब्रिक्स को मैप में भी देख लेते हैं और वहां के जो मुखिया हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आपके जैर बोल्सोनारो। ये आपका लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्या है? लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। फिर आपका है रशिया के हैं व्लादिमीर पुतिन, और ये 2036 तक बने ही रहेंगे। चाइना जो है इनके हैं जी जिनपिंग। इंडिया जो है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो साउथ अफ्रीका है इनके हैं साइरिल रामाफोसा। कौन है? साइरिल रामाफोसा। अब जब साउथ अफ्रीका की बात आई है तो एक और इंटरेस्टिंग जो इंफॉर्मेशन है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, क्या कि किस राज्य के 3 कैपिटल हैं? किसके? तो आंध्र प्रदेश के। तो साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसके की 3 कैपिटल हैं। ठीक है, प्रेटोरिया, केपटाउन और ब्लूमफेंटन। ठीक है, तो कौन सा है? प्रेटोरिया, केपटाउन और ब्लूमफेंटन। ठीक है, तो किसका? साउथ अफ्रीका की भी 3 कैपिटल है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि फॉर विच मिशन डिड द यूनियन आयुष मिनिस्ट्री लॉन्च अ डेडिकेटेड वेब पोर्टल? तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने किस मिशन के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो किस मिशन के लिए? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, नेशनल आयुष मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन। अब आयुष में 5 जो हैं आपके कौन से ट्रेडिशनल मेडिसिन इसमें शामिल है? तो आपका ए से आयुर्वेदा, वाई से आपका है योग, यू से आपका उनानी, एस से है आपका सिद्धा और एच से है आपका होम्योपैथी। और ये 5 जो है इंडिया के ट्रेडिशनल मेडिसिन है। कौन कौन सा? आयुर्वेद, योग, उनानी, सिद्ध और आपका होम्योपैथी। और ये नेशनल आयुष मिशन जो है ये 12वीं 5 वर्षीय योजना 12th प्लान में इसको लॉन्च किया गया था। अब यहां पे ये 2 ऑप्शन है, ये बिल्कुल भी यहां पे जो है यहां पे फिट नहीं बैठते हैं, ये मैंने ऐसे ही दिए हैं। लेकिन जो नेशनल हेल्थ मिशन है इसकी जो स्थापना हुई थी ये 2013 में हुई थी। लेकिन इससे पहले जो है 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि NRHM आया था। कब? तो 2005 में। और फिर NUHM आया था और दोनों को समावेशित करके नेशनल हेल्थ मिशन बनाया गया 2013 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों यहां पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मुझे एक चीज याद आया। आप लोगों को अभी हाल ही में बताना है कि मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था कि किस राज्य ने नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो भी डॉक्टर्स हैं जो कोविड-19 का इलाज कर रहे हैं उनकी सैलरी 45,000 रुपए कर दी है। तो ये आपको बताना है। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया है और मैं आपके आंसर्स का कल इंतजार करूंगा और मैं उसका आंसर भी आप लोगों को कल दूंगा। तो आपको क्या बताना है कि
किस राज्य ने अभी नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो भी डॉक्टर्स कोविड-19 का इलाज कर रहे हैं उनकी सैलरी 45,000 रुपए कर दी है, ये आपको बताना है। ओके, और ये मैंने पिछले के वीडियोस में डिस्कस भी किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि विच स्टेट बिकेम द सेकेंड आफ्टर आंध्र प्रदेश टू कम अप विथ अ लेटेस्ट पुलिस मैनुअल। तो नवीनतम पुलिस मैनुअल लाने वाला आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, यानी कि गुजरात। कौन है? तो आपका गुजरात, जिसके कि मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। और जो है आपका जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं आपके कौन? तो शिवानंदा झा। कौन है? तो शिवानंदा झा जो है ये आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। तो इन्होंने मुख्यमंत्री विजय रूपानी को क्या दिया? इन्होंने जो पुलिस मैनुअल डेवलप की है वो दिया। और ये आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात दूसरा राज्य है जिसने पुलिस मैनुअल डेवलप किया, और गुजरात ने ये लगभग 45 साल के बाद जो है इसको डेवलप किया है। और इसमें क्या है, अब इस पुलिस मैनुअल में है क्या? तो जो पुलिस मैनुअल है ये बेसिकली ऑब्सोलीट हो, ये पहले जो पुलिस वाले थे जिसमें रिफॉर्म्स चाहिए था, तो अब ये नया जो पुलिस मैनुअल आया है इसमें जो है नए नए जो क्राइम्स इमर्ज हो रखे हैं या नए नए जो नीड्स है पुलिस के, उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो जैसे कि आपका साइबर क्राइम हो गया, फॉरेंसिक साइंस हो गया, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टूल, मल्टी लेवल मार्केटिंग, फ्रॉड्स, फेक करेंसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ये सारे न्यू पॉइंट्स इस मैनुअल में हैं। और इसके अलावा जो है अब एक पॉकेट कॉप मोबाइल एप्लीकेशन भी जो है ये अपलोड किया है ई बुक के फॉर्म में, जो कि हर एक पुलिस वालों के पास रहेगा। और ये किस लिए? जिससे कि पुलिस की जो रीच है वो मैक्सिमम हो सके। तो क्या नाम है? पॉकेट कॉप। क्या? तो पॉकेट कॉप मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? आपका गुजरात ने। किसने? तो आपका गुजरात ने। ठीक है, अब गुजरात के गवर्नर कौन है, ये भी तो सवाल बनता है। तो गुजरात के गवर्नर कौन है? ये हैं आपके आचार्य देवव्रत। कौन है? तो आचार्य देवव्रत। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है कि विच यूनियन टेरिटरी लॉन्च द बैक टू विलेज प्रोग्राम रिसेंटली। तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने बैक टू विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? तो ये किसने? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जम्मू एंड कश्मीर ने। किसने? तो जम्मू एंड कश्मीर ने ये लॉन्च किया। और वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? तो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। और इसके अंतर्गत क्या है? बैक टू विलेज के अंतर्गत ये 2 फेजेस में लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत क्या था कि जो भी ऑफिशियल्स हैं वो जाएंगे गांवों में और वहां का अप्रेजल करेंगे कि वहां पे कैसी जो है प्रगति हुई है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बैक टू विलेज प्रोग्राम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट इंडियन रेलवेज इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम्स एट 3 रेलवे स्टेशंस। तो किस राज्य में भारतीय रेलवे ने 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की है? तो आपको क्या बताना है कि किन 3 रेलवे स्टेशन पे इंडियन रेलवे ने किस राज्य में ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम की जो है व्यवस्था की है? तो ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन सी क्या है? तो मध्य प्रदेश। और ये कहां कहां है? ये कौन से 3 रेलवे स्टेशन है ये भी जानना आपको जरूरी है। तो ये कौन से हैं? आपका है जबलपुर, फिर है आपका नरसिंहपुर, और तीसरा है आपका भोपाल। तो इन 3 जगह पे ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम है, और इससे क्या होगा कि इससे जो है बिजली की काफी बचत होगी, और ये जो है एनर्जी कंजर्वेशन में काफी इफेक्टिव साबित होगा। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो हम जो है यहाँ पे जरा उसका मैप देख लेते हैं कहाँ है। तो ये देखिए, ये रहा आपका जबलपुर, जो कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन में आता है, और जबलपुर उसका हेडक्वार्टर है। और ये रहा आपका नरसिम्हापुर, और आपका भोपाल कहाँ है? ये रहा आपका भोपाल। ठीक है, तो जबलपुर, नरसिम्हापुर और भोपाल। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है नेम द मोबाइल ऐप ऑफ क्रेडाई लॉन्च्ड बाय यूनियन हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्टर रिसेंटली। तो हाल ही में केंद्रीय आवास मामलों के मंत्री द्वारा शुरू की गई क्रेडाई के मोबाइल ऐप का नाम बताएं। सो क्रेडाई के मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो ये है आपका सी, यानी कि आवास। क्या नाम है? तो सी आवास नाम है। और इसको जो है आपका आज ही जो केंद्रीय आवास मामलों के मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, तो हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने लॉन्च किया।
इसके अलावा जो है हरदीप सिंह पुरी जी ने एक और चीज रिलीज किया, क्या, तो आपका अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस नॉलेज पैक। क्या, तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस नॉलेज पैक। और ये जो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी कि अर्बन के अंतर्गत एक सब स्कीम है जो कि अर्बन और माइग्रेंट पुअर्स को रेंट उपलब्ध कराएगा, रेंट पे मकान उपलब्ध कराएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है हरदीप सिंह पुरी जी ने नैरेडको यानी कि नैरेडको का ई कॉमर्स पोर्टल भी लॉन्च किया। अब जब यहां पे दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के नाम आए हैं, किसके, तो नैरेडको और दूसरा कौन सा है, क्रेडाई, तो इनके बारे में भी हमको जानकारी चाहिए। तो पहला क्या है, क्रेडाई। क्रेडाई का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या है, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसमें 3500 ऑर्गेनाइज्ड बिल्डर्स हैं और 18 डेवलपर्स हैं पूरे देश से। ओके, और इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है जगसेश शाह और प्रेसिडेंट है आपके सतीश मगर, किसके, तो क्रेडाई के। अब नैरेडको की बात की जाए तो नैरेडको का फुल फॉर्म है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, और ये जो है एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो कि आपका 1998 में इसकी स्थापना हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के अंतर्गत आता है। और इसके चेयरमैन कौन है, राजीव तलवार, और प्रेसिडेंट है निरंजन हीरानंदानी। ठीक है, तो राजीव तलवार और निरंजन हीरानंदानी इसके प्रेसिडेंट हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नवा क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द J&K गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड अ पैनल टू रेन इन ऑफिशियल्स इन्वॉल्व्ड इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज। तो आपको क्या बताना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए पैनल का गठन किया है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम, खास करके यूपीएससी में। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत हुआ है, करेक्ट ऑप्शन है आपका ए यानी कि आर्टिकल 311(2)(c). किसके अंतर्गत, तो अनुच्छेद 311(2)(c) के अंतर्गत जो है इस पैनल का गठन हुआ है, जो क्या निर्णय लेगा, जो ये निर्णय लेगा कि कौन से लोग हैं जो पिछले साल जो भी प्रोटेस्ट हुआ, कौन कौन से सिविल सर्वेंट्स उस राइट्स में शामिल थे, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल थे, और उनको क्या किया जाएगा, उनको लगाम लगाया जाएगा या रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल 311(2)(c) के अंतर्गत। अब जब आर्टिकल 311(2)(c) की बात हुई है तो इसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए, है ना दोस्तों। तो इसके बारे में पहले जानकारी देने से पहले मैं आपको बी और सी ऑप्शन के बारे में बता देता हूं। तो आर्टिकल 312(1) कहता है कि राज्यसभा को अगर 2/3 से पास करता है तो एक ऑल इंडिया सर्विसेज जो है स्थापित किया जाएगा। तो ये एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें राज्यसभा को लीड दिया गया है कोई भी बिल लाने का, किस संबंध में, ऑल इंडिया सर्विसेज के संबंध में। ठीक है, आपको ये याद रखना है 312(1). ओके, राज्यसभा can take the lead in proposing a bill for establishing an all India services. Okay, अब सी ऑप्शन क्या है, 311(1). तो जो 311(1) है ये क्या बात करता है, ये बात करता है सिविल सर्वेंट्स के सेफ गार्ड्स को लेकर। किसको, तो सिविल सर्वेंट्स के सेफ गार्ड्स को लेकर कि सिविल सर्वेंट्स को कुछ सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड हैं। तो वो कौन सा आर्टिकल बात करता है, आर्टिकल 311 क्लॉज 1। अब इसी के अंतर्गत जो आर्टिकल 311(2)(c) है वो ये बात करता है कि किन किन केसेस में जो है किसी भी इंक्वायरी का गठन नहीं किया जाएगा किसी सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ, बल्कि उस केस में क्या होगा कि बिना किसी इंक्वायरी के गठन किए, बिना किसी सुनवाई का अपॉर्चुनिटी देते हुए सिविल सर्वेंट्स को जो है हटा दिया जाएगा। तो ये किसमें मेंशन है, ये आर्टिकल 311(2)(c) में। और ये क्या है, ये बेसिकली है एक्सेप्शन टू आर्टिकल 311(2). क्या है ये, एक्सेप्शन टू आर्टिकल 311(2). अब ये कंडीशंस क्या है, तो पहली कंडीशन क्या है आपका कि 311(2)(a) में क्या कहा गया है कि यदि कोई क्रिमिनल केस है तो उस केस में इंक्वायरी नहीं होगा और ये सेटिस्फाइड है तो उनको रिमूव किया जा सकता है। आर्टिकल जो 311(2)(c) है उसमें ये मेंशन है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट जो है एंटी नेशनल एक्टिविटी में पाया जाता है, जो कि
कंट्री के सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है, और तो उस केस में प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट अगर ये सेटिस्फाई हैं तो वो कंट्री के सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में उस सिविल सर्वेंट को रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी इंक्वायरी सेटअप किए। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल 311(2). आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल 311(2)(c) समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, विच लोकल एब्रिजिनल ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्ट कंसीडर्स टाइगर्स एज देयर एल्डर ब्रदर। और ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, आप यकीन मानिए। सो उत्तर पूर्व की कौन सी स्थानीय आदिवासी जनजाति बाघों को अपना बड़ा भाई मानती है? तो कौन मानता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, इदू मिश्मी ट्राइब। कौन? तो डी, इदू मिश्मी ट्राइब जो है बाघों को अपना बड़ा भाई मानता है। अब ये मैंने सवाल क्यों पूछा है ये भी आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, है कि नहीं दोस्तों? तो ये सवाल इसलिए पूछा है कि जो अभी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट, जो कि आपका इंटरनेशनल टाइगर डे जो कि 29 जुलाई को मनाया जाता है, उस दिन जो रिलीज किया गया था, तो उसके हिसाब से क्या है, जो दिबांग वैली है यानी कि दिबांग वाइल्ड लाइफ कंजर्व एरिया, मैं यहां दिखा देता हूं, ये रहा आपका दिबांग वैली। तो ये दिबांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है और ये जो है दिबांग नदी के किनारे है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने मैप लिया है बेसिकली ये टर्न की सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से लिया है, मैं उनको ये क्रेडिट देना चाहता हूं। ठीक है, तो ये जो दिबांग वैली वाइल्ड लाइफ है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है और ये दिबांग नदी जो कि आपकी ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी है वहां पे है। ठीक है, तो दिबांग वैली में पहली बार जो है 2014 में एक टाइगर जो है साइट किया गया था, लेकिन 2018 आते आते लगभग 29 टाइगर्स जो हैं वहां पे पाए जा चुके हैं। कितने? तो लगभग 29 टाइगर्स। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये हुआ इदू मिश्मी ट्राइब्स के कारण, जो कि टाइगर्स को अपना बड़ा भाई मानते हैं और उन्होंने गवर्नमेंट की हर एक जो बड़ी डेवलपमेंट प्लान है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो, दिबांग मल्टीपर्पज डैम हो, इसको लेकर जो है आपत्ति जताई, लेटर लिखा और आज उन्हीं की मदद से, उस पीपल लेड कंजर्वेशन की मदद से, किससे? तो पीपल लेड कंजर्वेशन का ये बेहतरीन नमूना है। इनकी मदद से 29 टाइगर्स जो हैं 2014 में एक था, अब कितने हैं वहां पे? 29 टाइगर। कहां? तो दिबांग वैली में। कहां? तो दिबांग वैली में। ठीक है, अब जब ये इदू मिश्मी की बात हुई तो इदू मिश्मी के बारे में भी हमको पता होना चाहिए, है ना? तो इदू मिश्मी जो है ये मिश्मी ट्राइब के क्या हैं? ये सब ट्राइब हैं यानी कि सह ट्राइब हैं और ये मंगोलॉइड ओरिजिन के हैं। और ये क्या? ये तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं और ये दिबांग वैली में क्या है? पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो दिबांग वैली जो है ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इनको दो चीजों से खतरा है। पहला जो है आपका 3097 मेगावाट का इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि दिबांग नदी पे बनाया जा रहा है, और दूसरा है आपका 2880 मेगावाट का दिबांग मल्टीपर्पज डैम। तो ये जो दिबांग मल्टीपर्पज डैम है इसके बारे में आपको जानकारी इसलिए जरूरी है कि ये जब बन के कंप्लीट होगा तो ये इंडिया का लार्जेस्ट डैम होगा और जो है ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम होगा। क्या होगा? वर्ल्ड का टॉलेस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम होगा। इसकी हाइट कितनी होगी? तो इसकी हाइट 288 मीटर। कितनी? तो 288 मीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पे हमारा जो है करंट अफेयर शो समाप्त होता है। आप लोगों को हमारा करंट अफेयर शो कैसा लगा हमें जो है जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और जी हाँ, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट। So do subscribe and do like and share my